वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। पिछले लेक्चर में हमने इस्लामिक बैंकिंग की हिस्ट्री को डिस्कस किया वर्ल्ड वाइड, फिर उसके बाद हमने स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया। इकोनॉमिक सिस्टम्स जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म है उसके ऊपर बात की, फिर कंपैरेटिवली इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बात की इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बात की। देन रिबा को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो इंटरेस्ट है कुरान में उसके मुतालिक कौन सी आयत हैं और अहादीस में उसके मुतालिक क्या गाइडेंस है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग कि इस्लामिक बैंक्स जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं वो उनके कौन कौन से मोड्स हैं, इस्लामिक मोड्स विच आर दी अल्टरनेटिव्स टू दी कन्वेंशनल फाइनेंसिंग जो कि आपको कन्वेंशनल बैंक से मिल जाती है। तो स्टार्ट हम ले रहे हैं मुशारका से। मुशारका आज का हमारा टॉपिक है। मुशारका से रिलेटेड हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद इसमें इश्यूज़ कौन से हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग, कैपिटल के बारे में, इसके अलावा और हैं बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, टर्मिनेशन हम कैसे टर्मिनेशन इसकी कैसे होगी, और फिर उसके बाद एक कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे बिटवीन दी मुशारका एंड इस्लामिक जो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। हदीस कुदसी है एक, हदीस कुदसी याद रखें, ये वो हदीस होती है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई होती है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होती है डायरेक्ट। बीच में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वास्ता बनते हैं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट एक पैगाम होता है अपने बंदों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ही विल बिकम अ पार्टनर इन अ बिज़नेस बिटवीन टू मुशारिक्स अंटिल दे इंडल्ज इन चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दो पार्टनर्स के बीच में, ऐसे पार्टनर्स जो कि शरीक होते हैं किसी बिज़नेस के अंदर, वो मिल के कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उन दो पार्टनर्स के बीच में तीसरा अल्लाह ख़ुद होगा, तीसरा पार्टनर उनका अल्लाह होगा। जब तक कि वो एक दूसरे के साथ चीटिंग ना करें, या उस बिज़नेस के अंदर चीटिंग ना करें, या ख़यानत ना करें एक दूसरे के साथ या उस बिज़नेस में, ठीक है, जब तक वो सही तरह से उस बिज़नेस में चलते हैं, एक दूसरे के साथ ईमानदार रहते हैं, तो तीसरा पार्टनर उनके बीच में अल्लाह होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक मोटिवेशन है ऐसे लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाहते हैं पार्टनर्स बन के, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंस भी इसमें बताई गई है बिज़नेस की, तिजारत की, ठीक है। अगर आप मिल के करते हैं, आप पार्टनर बनते हैं बिज़नेस के लिए, तो बिज़नेस तो दुनियावी पर्पस के लिए होता है ना, आप उसमें अपनी वो आपके लिए एक रोज़ी रोटी का ज़रिया होती है, आप उससे पैसे कमाते हैं, लेकिन स्टिल इतनी बरकत की चीज़ है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ख़ुद उसमें क्या बनूँगा, पार्टनर बनूँगा। अच्छा, द लिटरल मीनिंग ऑफ मुशारका इज़ शेयरिंग। मुशारका का बेसिक तो मतलब है शेयरिंग, ठीक है, शेयर करना। द रूट ऑफ द वर्ड मुशारका इन अरबिक इज़ शिरका विच मीन्स बीइंग अ पार्टनर। ये मुशारका असल में शिरका से निकला है ये वर्ड, और शिरका का मतलब है बीइंग अ पार्टनर, शरीक होना किसी के साथ। शिरका मीन्स शेयरिंग एंड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लामिक फिक्का इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। शेयरिंग के हिसाब से अगर आप शिरका को लें, जो उसका मतलब है शरीक होना। अच्छा, ये भी याद रखें, जो हम कहते हैं ना शिरक, ये उसी से मतलब निकलता है, इसका भी, शिरका का भी मतलब शरीक करना। वहाँ भी हम कहते हैं ना, आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं तो उसको शिरक कहते हैं। तो यहाँ भी शिरका का वही मतलब है, शरीक होना, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस के अंदर शरीक होना होता है, नॉट इन पर्टिकुलरली बिज़नेस, क्योंकि शिरका एक ब्रॉडर टर्म है। आगे हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये ब्रॉडर टर्म है। अब इसके दो टाइप्स हैं मेन। एक शिरकतुल मिल्क है, जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी के अंदर आप जॉइंट पार्टनर बन जाते हैं, दो लोगों की जॉइंट ओनरशिप होती है, तीन लोगों की जॉइंट ओनरशिप होती है, ठीक है। इट मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ टू और मोर पर्सनस इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये दो तरीक़ों से हो सकती है। एक इख्तियारी तरीके से जो ऑप्शनल है, जो आपके ऑप्शन पे होती है, जो आपकी इंटेंशन के साथ होती है, आप ख़ुद करते हैं, उसमें जॉइंट ओनर बन जाते हैं। एक है गैर इख्तियारी, जो कंपलसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब ये किस केस में होती है, जब लेट से एक बंदे की डेथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके वारिसों को मिल जाती है, और उसके जो वारिस हैं वो उसमें जॉइंट ओनर बन जाते हैं, जब तक कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें उस प्रॉपर्टी को। तो ये दो किस्म के तरीके हैं जो जिससे ये शिरकतुल मिल्क हो सकता है। दूसरा जो टाइप है इसका शिरका का, वो है शिरकतुल अक्द। अक्द कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये होगा पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आप किसी बिज़नेस
वेंचर में आप एंटर होते हैं, आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कोई कमर्शियल एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है। इसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें भी फिर 3 टाइप्स हैं। एक शिरकतुल अमवाल है जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है, पार्टनरशिप बनाई जाती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है सब पार्टनर्स की तरफ से, और ये कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी। इसके अलावा शिरकतुल आमाल भी है, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनाते बट सर्विस बिज़नेस हो सकता है ये, जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एडवाइज़री सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, कोई हेल्थ सर्विसेज हैं, कोई और सर्विसेज हो सकती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उन सर्विसेज के अगेंस्ट आप फ़ी चार्ज कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो वो उसका प्रॉफिट होगा। फिर शिरकतुल वजूह है। शिरकतुल वजूह में आप क्या करते हैं, अपनी गुडविल को यूज़ करते हैं, अपनी रेपुटेशन को यूज़ करते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते और आप अपनी उसी गुडविल के बेस पे, बाकी 2 जो थे उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक में आप प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, और दूसरे में आप सर्विस बिजनेस करते हैं। थर्ड में आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते बट सिर्फ अपनी जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है आपकी, उसी को यूज़ करते हुए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप क्रेडिट के बेस पे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कमोडिटीज़ या गुड्स, ठीक है। पेमेंट नहीं करते, उसकी डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे आप ख़रीदते हैं कि बाद में पेमेंट करूँगा, और उसको आप ला के बेच देते हैं मार्केट में, और जो रिटर्न्स आते हैं, जो रेवेन्यू आता है, उसमें से अपना प्रॉफिट रख के बाकी जो कॉस्ट है वो आप सेलर को दे देते हैं जिससे आपने वो प्रोडक्ट्स ख़रीदे थे। तो अब इसमें वो आपको डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे क्यों देगा, वो आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल के बेस पे देगा। अगर आपकी गुडविल है मार्केट में, आपकी रेपुटेशन है, वो आपको जानते हैं, जानता है जो सेलर है, और लोग आपको जानते हैं, तो वो आपको दे देगा। तो ये है शिरकतुल वजूह। अच्छा, मुशारका मीन्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी मैंने आपको बताया शिरकतुल अक्द, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात आ गई तो मतलब ये हुआ कि ये शिरका का कौन सा टाइप होगा, शिरकतुल अक्द, ठीक है। बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सब लोग अपने फ्री विल के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ आएंगे, उसमें एंटर होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और उससे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे उसको एक दूसरे के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। द टर्म शिरका हैज़ अ मच वाइडर सेंस दैन द टर्म मुशारका। शिरका जो है, मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें शिरकतुल अक्द भी है, शिरकतुल इससे पहले जो था शिरकतुल मिल्क वो भी है, फिर शिरकतुल अक्द में अमवाल आमाल वजूह भी है, ठीक है। तो ये वाइडर टर्म है। मुशारका इसमें स्पेसिफिकली शिरकतुल अक्द को रेफ़र करता है, शिरकतुल अक्द जो पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें भी मोस्टली शिरकतुल अमवाल। हाँ, इसमें शिरकतुल अमाल भी आ सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर नहीं होता। ज़्यादा यूजुअल जो है वो मोस्ट कॉमन वो शिरकतुल अमवाल है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं कि पार्टनरशिप बिज़नेस में एंटर होते हैं। बैंक से भी अगर आपको फंडिंग चाहिए अपने बिज़नेस के लिए तो वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। तो शिरकतुल अमवाल ज़्यादा कॉमन है। तो मुशारका कौन सा होगा, शिरकतुल अक्द, और उसमें फिर शिरकतुल अमवाल। अच्छा, याद रखें जो मुशारका टर्म है ना, ये आपको हदीस में, फ़िक़्ह में नहीं मिलता, वहाँ पे आपको शेयरिंग मिलता है। ये शिरका जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया, मुशारका रीसेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि शिरका के बेस पे ही उसी की जो रूलिंग्स हैं उन्हीं से ये बनाया गया है मुशारका, जो मॉडर्न बैंकिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कम फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है, और जो प्रॉफिट होता है फिर वो जो म्यूचुअल एग्रीड प्रोपोर्शन होता है ना एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी के हिसाब से फिर प्रॉफिट वो शेयर किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं शिरकतुल अक्द यानी मुशारका के। वो क्या हैं? वो 4 हैं। एक तो पार्टनर्स मौजूद होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ मुताक़िदीन, ठीक है, वो एग्जिस्ट करने चाहिए, वो अपनी फ्री विल के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने चाहिए, और जो जितनी सारी रूल्स एंड कंडीशंस हैं मुशारका के वो डिस्कस करें, उस पर एग्री करें, और फिर फ्री विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हों। कैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, कैपेबिलिटी ये है कि जो पार्टनर्स पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मुशारका बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैपेबल होने चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए पाकिस्तान में यू मस्ट बी ऑफ एज ऑफ 18 और अबव, ठीक है। आप 18 ईयर्स तक जब तक नहीं पहुंचते तो आपको माइनर कंसिडर किया जाता है।
और आपको बालिग यानी एडल्ट कंसिडर नहीं किया जाता, और इसीलिए आपका CNIC भी नहीं बनता, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है आपका। तो जब तक आपका CNIC नहीं बना, आप 18 ईयर्स ऑफ एज तक नहीं पहुँचे, आप माइनर कंसिडर किए जाएंगे और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के काबिल नहीं होंगे, ठीक है, ख़ुद आप एंटर नहीं हो सकते। फिर इसके अलावा आप मेंटली सेन होने चाहिए, कि आप दिमागी तौर पर बिल्कुल सही हो, आकिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, आकिल एंड बालिग जो हम कहते हैं उर्दू में। तो ये ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कि आपकी एज 18 ईयर्स एंड अबव हो और आप मेंटली साउंड एंड मेंटली सेन हो, ठीक है। और किसी भी पार्टनर के साथ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड ना हुआ हो, और अब सब अपनी फ्री विल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। अगर दो पार्टनर्स किसी तीसरे पार्टनर के साथ कोई फ्रॉड करें, गलत बयानी करें, उसको झूठ बोलें, मिस रिप्रेजेंटेशन करें और उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लें, तो ये गलत होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, द रेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी डिटरमिन्ड। आप ये भी डिटर्मिन करेंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बारे में एक और बात कि ऑल पार्टनर्स विल शेयर इन प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉस। लॉस भी शेयर होगा, प्रॉफिट भी शेयर होगा, और लेकिन ये एक परसेंटेज के हिसाब से होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं डिटर्मिन कर सकते, सेट कर सकते कि इस पार्टनर को 50,000 मिलेगा प्रॉफिट में, इसको 80,000 मिलेगा, इसको 10,000 मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, ये नहीं। प्रॉफिट अभी हुआ नहीं है और आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिन कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सबके लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये गलत है, ये जायज़ नहीं है। जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, वो प्रॉफिट के अंदर ही आप सेट करेंगे। फिर प्रॉफिट कम होगा तो आपकी परसेंटेज जो है प्रॉफिट में वो कम बनेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपकी परसेंटेज भी ज़्यादा बनेगी। लेकिन याद रखें, ये परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं रखेंगे आप, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर परसेंटेज रखेंगे। बेसिक रूल्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बारे में क्या रूल्स हैं मुशारका में? वो पहली बात, क्वांटिफाइड होना चाहिए कैपिटल, मतलब कि मेजर आप कर लें कि इतने लाख इसने दिए या इतने करोड़ इसने दिए या इतना इसने दिया, ठीक है, क्वांटिफाइड होना चाहिए। सेकंड, स्पेसिफाइड होना चाहिए, किसी ने रुपीस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, किसी ने डॉलर्स के अंदर की है, किसी ने दरम में की है, तो अब ऑब्वियसली तीनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो ये भी स्पेसिफिकली मेंशन होना ज़रूरी है कि किसने किस करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा नॉट नेसेसरीली बी मर्ज्ड, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी जो इन्वेस्टमेंट है सब पार्टनर्स की तरफ से उसको आप मिक्स करें। मिक्सिंग, उसकी मर्जिंग वो ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर मुशारका। दैट नॉट नेसेसरीली बी इन लिक्विड फॉर्म, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट करके ही इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करें, कैश फॉर्म में ही कंट्रीब्यूट करें एज एन इन्वेस्टमेंट, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप कमोडिटी शेप में उसको इन्वेस्ट करें, ये भी हो सकता है आप कोई एसेट उसमें इन्वेस्ट करें, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ मुशारका में 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात इसमें यह है कि ऑल द पार्टनर्स हैव अ राइट टू टेक पार्ट इन मुशारका मैनेजमेंट सबका राइट है। अगर किसी के पास एक्सपर्टीज़ हैं, वो क्वालिफाइड है कि वो अकाउंट साइड पे काम कर सकता है, तो उसको वो करने दिया जाना चाहिए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। अगर कोई मार्केटिंग साइड पे काम कर सकता है तो उसको भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो कर ले। इसके अलावा किसी के पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट में हिस्सा डाल सकता है, उसकी मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकता है, और सबके पास ये राइट होगा मैनेजमेंट का। सेकंड ये है कि अगर कोई पार्टनर एक्सप्रेसली कह दे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट ही और शी विल रिमेन अ स्लीपिंग पार्टनर, तो फिर ऐसे पार्टनर जो स्लीपिंग है उसको प्रॉफिट जो मिलेगा, उस प्रॉफिट का रेशो उसकी इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा नहीं होगा। उसने अगर टोटल इन्वेस्टमेंट लेट्स से 1 करोड़ है, उसने 20 लाख इन्वेस्टमेंट की है, तो 20 लाख 1 करोड़ का बनता है 20%, तो उसको जो प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो भी 20% ही मिलेगा, 20% से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। बेसिक रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें डिटेल डिस्कशन ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ ज़रूरी बातें हैं। नंबर 1, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर मस्ट बी डिटर्मिन्ड इन प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि प्रॉफिट के अंदर आप परसेंटेज सेट करेंगे, जो प्रॉफिट परसेंटेज सबको मिलेगा ना, प्रॉफिट शेयर जो मिलेगा, वो हर एक पार्टनर की परसेंटेज वो आप प्रॉफिट के अंदर सेट करेंगे।
अगर किसी के लिए आप रखते हैं कि इसको 25% प्रॉफिट मिलेगा, तो वो टोटल प्रॉफिट जितना होगा उसमें से 25% आप उसको देंगे। ये नहीं कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका 25%, नहीं, ये तो इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट वही सेम है और हर साल जो या हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, बट उसकी इन्वेस्टमेंट तो सेम है, तो परसेंटेज इन दी इन्वेस्टमेंट वो भी फिर सेम होगी। फिर तो प्रॉफिट शेयर ना हुआ, फिर तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने परसेंटेज मुकर्रर की, वो तो इंटरेस्ट में आ जाएगा, वो तो एक लमसम अमाउंट बन जाएगी, तो ये जायज़ नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड टू फिक्स अ लमसम अमाउंट। हाँ, लमसम अमाउंट आप नहीं रख सकते कि आप कह दें कि इसको 50,000 मिलेगा, इसको 80,000, इसको 1 लाख, ये भी जायज़ नहीं है। इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज के हिसाब से आप रखें, जो भी प्रॉफिट होगा, तो फिर परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट अगर कम जनरेट हो रहा है बिज़नेस के अंदर तो कम प्रॉफिट शेयर बनेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाया बिज़नेस ने तो ज़्यादा प्रॉफिट शेयर बनेगा। If both partners agree that each will get percentage of profit based on his capital percentage, whether both work or not, it is allowed. अगर आप ये एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि इस एक बंदे का जो प्रॉफिट शेयर है ये ज़्यादा होगा और दूसरे का प्रॉफिट शेयर वो कम होगा, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, एक स्लीपिंग पार्टनर है दूसरा एक्टिव पार्टनर है, तो ऑब्वियसली एक्टिव पार्टनर का प्रॉफिट शेयर ज़्यादा बनेगा ना, और स्लीपिंग पार्टनर का कम बनेगा। अब यहाँ पे ये भी लिखा वेदर बोथ वर्क और नॉट, अगर दोनों काम करते हैं तो फिर उस केस में क्यों एक को ज़्यादा या कैसे एक को ज़्यादा एक को कम मिलेगा, तो ये असल में क्वालिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। किसी एक का काम जो है वो उस क्वालिटी का नहीं है, उसके लिए इतनी क्वालिफ़िकेशन, इतना एक्सपीरियंस, इतने स्किल्स नहीं रिक्वायर्ड जितना वो दूसरा जो काम कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन, स्किल सेट और एक्सपीरियंस वो ज़्यादा है और वो हाई क्वालिटी ऑफ वर्क उसका है, तो ऑब्वियसली फिर उसका प्रॉफिट शेयर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। कोई टॉप लेवल पे मैनेज कर रहा है मुशारका बिज़नेस को, कोई लो लेवल पे मैनेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट शेयर में फिर डिफरेंस आएगा। It is also allowed that if an investor is working, his profit share could be more than his capital base, irrespective whether the other partner is working or not. ये भी हमने जो बात की कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों काम कर रहे होंगे लेकिन एक का क्वालिटी ऑफ वर्क वो लो है, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा, दूसरा जो है वो मुश्किल काम कर रहा है, ज़्यादा टाइम दे रहा है बिज़नेस को, तो दोनों के प्रॉफिट शेयर में फ़र्क होगा। इफ़ अ पार्टनर हैज़ पुट एन एक्सप्रेस कंडीशन, ये जो थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में हमने बात की कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे किसी पार्टनर ने कह दिया कि मैं स्लीपिंग रहूँगा, मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं टाइम नहीं दे सकता, तो मैं फुल टाइम स्लीपिंग पार्टनर रहूँगा, तो फिर उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो उसकी इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा नहीं होगा। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट में उसने 30% इन्वेस्टमेंट दी है, उसकी इन्वेस्टमेंट 30% है, तो प्रॉफिट में भी उसको 30% प्रॉफिट शेयर ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिल सकता। It is allowed that if a partner is not working, his profit share can be established as less than his capital share. अच्छा, ज़्यादा तो छोड़ें, वो तो नहीं मिल सकता, लेकिन कम मिल सकता है, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि जो पार्टनर्स एक्टिव हैं वो काम कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट शेयर अगर उनकी इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा है, तो फिर वो जो काम नहीं कर रहा स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसका प्रॉफिट शेयर इन्वेस्टमेंट से कम रह जाएगा ना, क्योंकि 100% प्रॉफिट को अगर आप कंसिडर कर लें कि 100% प्रॉफिट है, तो फिर उसमें से जो एक्टिव पार्टनर्स हैं उनको ज़्यादा शेयर मिल रहा है, तो फिर स्लीपिंग के लिए कम रह जाएगा ना, तो ये जायज़ है, ठीक है। क्योंकि वो काम नहीं कर रहा स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसका एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा नहीं हो सकता, और दूसरा ये कि कम हो सकता है क्योंकि बाकी काम कर रहे हैं। इफ़ बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स, अच्छा ये भी इसमें आप कर सकते हैं कि आप कहें कि सबका जो प्रॉफिट शेयर है वो इन्वेस्टमेंट रेशो के हिसाब से होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं वो सैलरी ड्रॉ करेंगे मार्केट में, उसके काम के मुताबिक जो सैलरी है ओवरऑल मार्केट में, जैसे कोई एमडी के तौर पे काम कर रहा है अपने बिज़नेस के अंदर, तो एमडी की जो सैलरी है उस टाइप ऑफ बिज़नेस और उस एरिया के अंदर, तो उतनी ही सैलरी आप उसके लिए रख लें, वो सैलरी होगी उसके काम की, और बाकी जो प्रॉफिट आएगा वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट रेशो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो ये एक अच्छा तरीका है। इफ़ बोथ आर वर्किंग पार्टनर्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन डिफर, ये वही बात है दोबारा से कि क्वालिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोई काम कर रहा है तो उसका प्रॉफिट शेयर ज़्यादा बनेगा, कम क्वालिटी वाला काम कोई कर रहा है, कम टाइम दे रहा है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए, कोई ऐसा आसान सा काम कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट शेयर वो उसकी इन्वेस्टमेंट रेशो से कम हो सकता है, ठीक है। बेसिक रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक सेइंग है, वो फरमाते हैं कि लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स।
जो लॉस होगा वो इन्वेस्टमेंट रेशो के हिसाब से होगा और जो प्रॉफिट होगा वो म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर होगा, जैसे ही एग्री करते हैं सारे पार्टनर्स। तो इसी के मुताबिक यही एक गाइडलाइन है जो हज़रत अली की सेइंग है, और इसी के मुताबिक लॉस की जो उसकी कंडीशन है वो बस एक ही है कि लॉस हर एक के ऊपर सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट रेशो के हिसाब से होगा। चाहे कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई एक्टिव पार्टनर है कोई स्लीपिंग पार्टनर है, प्रॉफिट में तो कम ज़्यादा हो सकता है, लॉस में जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है परसेंटेज टर्म्स में, तो उतना ही परसेंट उसके ऊपर लॉस भी आएगा। ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक स्लीपिंग पार्टनर है उसका तो मैनेजमेंट में कोई रोल ही नहीं था, और अगर लॉस हुआ है तो ये तो जो एक्टिव पार्टनर्स हैं मैनेजमेंट में हैं उन्हीं के गलत डिसीजंस की वजह से लॉस हुआ है ना, वो सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए, तो इसलिए जो स्लीपिंग पार्टनर है उसके ऊपर लॉस कम होना चाहिए और जो एक्टिव है उनके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर वो बाय चॉइस स्लीपिंग पार्टनर है और जो एक्टिव पार्टनर्स हैं वो बाय चॉइस एक्टिव पार्टनर्स हैं। तो बाय चॉइस अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं स्लीपिंग था इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा लॉस नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक एजेंसी इसमें एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। मुशारका बिज़नेस के अंदर एवरी पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ बिज़नेस के अंदर, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अकाउंट सेक्शन को मैनेज करूँगा या मैं मार्केटिंग साइड को मैनेज करूँगा, तो मैं अगर उसमें कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो ये मेरा ज़ाती डिसीजन नहीं है, ये एज एन एजेंट ऑफ दी अदर पार्टनर्स ये सब की तरफ से डिसीजन है। तो इसलिए ये इसका नेचर है कि इसमें जो पार्टनर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो सेल्फ अपने लिए नहीं कर रहे, वो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए उनका जो डिसीजन होगा, उनके जो एक्ट्स होंगे, उनके जो स्टेप्स होंगे बिज़नेस के लिए, वो सब की तरफ से कंसिडर किए जाएंगे। तो इसमें फिर ये नहीं होगा कि किसी एक के गलत डिसीजन का जो सारा बोझ है वो उसी के ऊपर डाल दें और लॉस में भी उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा बोझ आप डाल दें, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। अच्छा, फिर पावर्स एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं उनके पास क्या राइट्स हैं, उनके क्या पावर्स हैं। सबसे पहला, द राइट टू सेल द म्यूचुअली ओन्ड प्रॉपर्टी। अगर जो बिज़नेस आप कर रहे हैं मुशारका बिज़नेस, वो बाइंग सेलिंग का बिज़नेस है या वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, तो उसमें अगर आप कोई स्टॉक बेचते हैं तो ये राइट आपके पास होगा, क्योंकि एक बंदा जो सेल कर रहा है वो एजेंट है बाकियों का, तो वो बिज़नेस के लिए कर रहा है, तो ठीक है, उसके पास ये राइट है, पावर है, वो कर सकता है। दूसरा ये कि द राइट टू बाय रॉ मटेरियल। अच्छा, सेल तो हो गया, अब वो बाय कर रहा है बिज़नेस के लिए कोई चीज़, वो रॉ मटेरियल हो या बाकी कोई चीज़ें हो, तो उसके पास वो भी राइट है। वो कैश पे करे तो भी ही हैज़ अ राइट, या वो क्रेडिट बेसिस पे करे कि बाद में पेमेंट करता है उसकी, तो इसका भी उसके पास राइट है। बिज़नेस को चलाने के लिए ही नीड्स स्टाफ और एम्प्लॉइज़, तो वो हायर कर सकता है, बिज़नेस के लिए स्टाफ या एम्प्लॉइज़ हायर कर सकता है। द राइट टू यूज़ शिरकास फंड्स और गुड्स इन मुदारबा। मुदारबा को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ ब्रीफली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मुदारबा उस बिज़नेस को कहते हैं जहाँ पे एक बंदे के पास कैपिटल है लेकिन स्किल्स नहीं है या टाइम नहीं है, और दूसरा कोई ऐसा है जिसके पास स्किल्स हैं, टाइम भी है, तो लेकिन फ़ंड्स नहीं हैं। तो ये पहला जिसके पास फ़ंड्स हैं, कैपिटल है, ये उसको पैसे देता है, और दूसरा उन पैसों से कोई बिज़नेस करता है अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए। पहला जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा है, बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, इसको मुदारबा बिज़नेस कहते हैं। और फिर आगे जो भी प्रॉफिट आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास सेविंग्स हैं, लेट से 30-35 लाख, मैं उसे गाड़ी ख़रीद लेता हूँ, और कोई ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं, मैं उसको गाड़ी दे देता हूँ, वो गाड़ी चला रहा है और हम दोनों शेयर कर रहे हैं जो प्रॉफिट आ रहा है। 60-40 शेयर कर रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, 55-45 कर रहे हैं, दैट्स अप टू अस, लेकिन ये मुदारबा बिज़नेस होगा। तो अगर मुशारका बिज़नेस में एक्स्ट्रा फंड्स आ जाते हैं, सेविंग्स हैं, तो उसको मुदारबा बिज़नेस में कोई भी पार्टनर वो यूज़ कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, ये उसके पास राइट होगा। ये भी एक पार्टनर के पास राइट है कि वो ज़रूरत के तहत गिफ्ट कर सकता है, जो फ़ंड्स हैं मुशारका बिज़नेस के, तो उनको गिफ्ट कर सकता है किसी को, या लोन दे सकता है उन्हीं फ़ंड से किसी को जो कर्ज़ हसना है, इंटरेस्ट बेस तो इजाज़त नहीं है, कर्ज़ हसना किसी को लोन दे सकता है। इसी तरह एक पार्टनर है सपोज़, और वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए कर्ज़ लेता है, लोन लेता है, तो फिर उसको रीपे करना वो बिज़नेस के फ़ंड से ही होगा, वो सब लायबल होंगे उसके लिए, वो उस अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उसको रीपे करना। टर्मिनेशन ऑफ मुशारका, टर्मिनेट कैसे होगा मुशारका, किन सिचुएशंस में मुशारका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पहला,
इफ़ द पर्पज़ ऑफ फॉर्मिंग द शरका हैज़ बीन अचीव्ड, मुशारका बिज़नेस एक ख़ास पर्पज़ के लिए किया गया था। लेट्स से एक सड़क बन रही है और उस या एक पुल बन रहा है और उसको बनाने के लिए 2-3 जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक जॉइंट ओनरशिप में एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, पार्टनरशिप बिज़नेस मुशारका। किसी के पास हैवी मशीनरी है, किसी के पास लिंक्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो कहता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उनके साथ वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, पेमेंट निकालनी हो, जो भी है वो मैं कर सकता हूँ और ये मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, ये इतने पैसे मैं इन्वेस्ट कर लूँगा। दूसरा कहता है मैं मशीनरी दूँगा बिज़नेस को, वो यूज़ होगी। तीसरा कुछ और दे देता है। तो जब वो सड़क बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और जब वो पुल कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो मुशारका बिज़नेस का पर्पज़ अचीव हो गया। तो दैट्स वाई उसके साथ ही मुशारका बिज़नेस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। Then every partner has the right to terminate the musharaka at any time after giving his partner a notice that will cause the musharaka to end. मुशारका का पर्पज़ अचीव नहीं हुआ, बिज़नेस अभी चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर उसमें से छोड़ के जाना चाहता है, वो अब्रॉड मूव हो रहा है या उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है या वो अभी किसी भी वजह से बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो वो नोटिस देगा कि आई एम आउट ऑफ द बिज़नेस। तो उस केस में भी फिर मुशारका टर्मिनेट हो जाएगा। पार्टनरशिप ख़त्म करने के लिए इफ़ द एसेट्स आर लिक्विडेटेड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो रेटा बिटवीन द पार्टनर्स। अगर उन एसेट्स को डिज़ोल्व कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया, कैश में कन्वर्ट कर दिया गया सेल आउट करके, तो फिर जितनी इन्वेस्टमेंट रेशो थी सबकी, उस रेशो के हिसाब से सब में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये केस नहीं है तो फिर दो पे एग्री किया जा सकता है कि अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जो एसेट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो फिर उनको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, और कैश में कन्वर्ट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन एज इट इज़, जिस शक्ल में वो एसेट्स मौजूद हैं, कैश में नहीं। कुछ कैश है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें कैश फॉर्म में, कुछ और एसेट्स हैं उनको एसेट्स फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कोई स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसी हालत में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये दूसरा तरीका है। अगर डिस्प्यूट आ जाता है कि कुछ पार्टनर्स कह रहे हैं या एक पार्टनर कह रहा है कि मैंने लिक्विडेट करवाने हैं एसेट्स और दूसरे पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं हमने लिक्विडेट नहीं करवाने, तो फिर जो कहते हैं कि हमने लिक्विडेट नहीं करवाने उसकी जो उसका ओपिनियन है, जो उसका से है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और लिक्विडेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे एसेट्स हैं कि जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसमें लैंड है, उसमें बिल्डिंग है, उसमें मशीनरी है, उसमें कोई और ऐसे एसेट्स हैं जिनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियसली उसको पहले सेल आउट किया जाएगा, कैश में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैश फॉर्म में। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स और एनी पार्टनर बिकमिंग इनसेन, इस केस में भी मुशारका टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर जो है वो किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से मेंटली इनसेन हो जाता है, अब मेंटली वो साउंड नहीं है, एक सेन पर्सन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने या कॉन्ट्रैक्ट में रहने के भी काबिल नहीं है। दैट्स वाई मुशारका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, मुशारका बिज़नेस टर्मिनेट हो जाएगा। शेयर कैपिटल को अगर नुकसान पहुंचता है किसी एक पार्टनर का, इससे पहले कि उसको मिक्स किया जाए बाकी कैपिटल में, तो फिर इस केस में भी उसका जो लॉस होगा वो उस एक पार्टनर के ऊपर होगा और मुशारका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन अभी कैपिटल सब ने प्रोवाइड नहीं किया था, अभी सब ने कैपिटल प्रोवाइड करके उस कैपिटल को मिक्स ही नहीं किया गया था और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में भी पड़े हैं, मैंने भी दिए नहीं है बिज़नेस के लिए, और हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं इतने पैसे दूंगा, लेकिन अभी मैंने दिए नहीं हैं, तो अभी वो पैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या बैंक में चोरी हो जाती है, तो वो पैसे अगर चले गए तो वो मेरे जाएंगे, ठीक है, या आग लग जाती है या कुछ और हो जाता है, या मेरे पास कुछ मशीनरी थी जिसको नुकसान पहुंच गया, अभी मैंने बिज़नेस को प्रोवाइड नहीं की थी, बिज़नेस पर्पज़ के लिए अभी यूज़ नहीं हुई थी और उसको नुकसान पहुंच जाता है, तो वो लॉस मेरे ऊपर होगा, ठीक है, और मुशारका बिज़नेस वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, हम अगले सिरे से फिर नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है और बाकी चाहते हैं कि अभी बिज़नेस हम कंटिन्यू करें, बिज़नेस हम ख़त्म नहीं करना चाहते, तो फिर उसका एक तरीका ये है कि जो लिविंग पार्टनर है उसका शेयर वो बाकी पार्टनर्स ख़रीद लें। उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो मार्केट रेट के हिसाब से उस वक्त जो उसके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बनेगी उस हिसाब से आप उसको दे दें पैसे, और वो बाकी दो जो हैं वो उसके शेयर को ख़रीद लेंगे। पहले 3 पार्टनर्स थे, अब 2 हो जाएंगे।
और इसके अलावा उसका जो शेयर है वो आप किसी नए पार्टनर को भी दे सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं विदाउट क्लोजिंग द बिज़नेस। डिस्प्यूट आ जाए बैंक और क्लाइंट के बीच में, तो उसके लिए बैंक के पास एक डिस्प्यूट रिजॉल्व कमेटी होती है, उसके सामने आप भी जाएंगे और बैंक भी अपना प्ली रखेगा और फिर उसमें जो भी गिल्टी होगा तो उसके ऊपर जो बर्डन है वो आएगा। ठीक है। सिक्योरिटी की क्या पोजीशन होगी? जो बैंक्स नॉर्मली आपसे सिक्योरिटी लेते हैं जब आपको फ़ंड्स देते हैं, तो इस्लामिक बैंक्स भी जब मुशारका में आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं इस्लामिक बैंक्स, तो वो भी आपसे सिक्योरिटी मांग सकते हैं। वो सिक्योरिटी किस पर्पज़ के लिए होगी? वो लेट से आप बैंक के फ़ंड्स को यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर और आपकी क्लियर नेग्लिजेंस है, इररिस्पॉन्सिबली आपने बिज़नेस को मैनेज किया, आपने नेग्लिजेंस की, आपकी गलती की वजह से, क्लियर गलती, जानबूझकर ये साबित हो गया कि आपने जानबूझकर ऐसा किया और उससे बिज़नेस में लॉस हो गया, तो बैंक अपने फ़ंड्स कहाँ से रिकवर करेगा? आपकी सिक्योरिटी से। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस चल रहा है, आपने कोई गलती नहीं की, आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल अपनी कोशिश कर रहे थे, फिर लॉस हो जाता है, तो फिर बैंक लॉस बेयर करेगा और आपकी सिक्योरिटी से वो कुछ नहीं ले सकता। अच्छा, अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं और वो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको लोन देते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स, और जो मुशारका मोड ऑफ फाइनेंसिंग आपको प्रोवाइड करता है इस्लामिक बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कन्वेंशनल बैंक्स आपको लोन देते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है, और आपसे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पहले से सेट कर दिया जाता है कि इतना % इंटरेस्ट आप बैंक को देंगे। इससे हट कर के आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं या आपको लॉस हो रहा है, इससे हट कर एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट आप बैंक को देंगे। मुशारका में इस तरह से नहीं होता, कोई फ़िक्स रिटर्न नहीं होता, थ्योरेटिकली एटलीस्ट। प्रैक्टिकली होता है कि नहीं, ये हम एंड ऑफ द कोर्स हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इस्लामिक बैंक्स वाकई में इस्लामिक हैं या नहीं हैं। अच्छा, मुशारका में जो बैंक को आप शेयर देंगे ना, जो रिटर्न देंगे वो प्रॉफिट में से होगा, जो प्रॉफिट आपको होगा उसी में आप शेयर देंगे बैंक को। 50% है तो आधा प्रॉफिट देंगे, 40% है तो 40% देंगे, 60 है तो 60% देंगे प्रॉफिट में। द फाइनेंसर कैन सफ़र लॉस वाइल इन मुशारका, द फाइनेंसर कैन नॉट सफ़र लॉस। इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग जो कन्वेंशनल बैंक्स आपको देते हैं, तो उसमें बैंक कोई लॉस आपके साथ बेयर नहीं करता, तो आपसे फ़िक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करेगा, चाहे आपको प्रॉफिट कम हो, ज़्यादा हो या आपको लॉस हो, वो आपसे फ़िक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन मुशारका में अगर लॉस होता है, सपोज़ आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, आपने पूरी कोशिश की, स्टिल लॉस हो जाता है, तो बैंक आपके साथ लॉस शेयर करेगा। नंबर 3 ये है कि इस्लामिक ये जो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग कन्वेंशनल बैंक्स आपको देते हैं, तो उसमें इनजस्टिस है दोनों के पार्ट पे। अगर आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम जनरेट हो रहा है और बैंक आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो ये जो क्लाइंट है उसके साथ ज़्यादती है, उसके साथ इनजस्टिस है। और अगर आप बैंक को एक फ़िक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं इंटरेस्ट की शक्ल में 10% सपोज़, और आपका प्रॉफिट है वो 30%, कभी 35% आपको हो रहा है, तो ये बैंक की तरफ ज़्यादती है, आप बैंक के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उसने आपको फ़ंड्स दिए, आप उसी के फ़ंड्स के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं और आप उसमें से इतना अच्छा प्रॉफिट कमा के भी बैंक को थोड़ा सा दे रहे हैं, तो दोनों के पार्ट पे ये ज़्यादती होती है, इनजस्टिस है। लेकिन मुशारका में ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो बैंक को भी मिलेगा और जो क्लाइंट है उसको भी मिल रहा है, दोनों पार्टनर्स हैं ना बिज़नेस में, तो प्रॉफिट अपने प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज के हिसाब से शेयर करेंगे। कम प्रॉफिट हो रहा है तो कम मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज, और लॉस हो रहा है तो लॉस भी वो शेयर कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं मुशारका में। सबसे पहले बात लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, कि इसमें जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या आप एसेट्स भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इमाम मालिक के नज़दीक वो फरमाते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो कंडीशन नहीं है मुशारका के लिए, आप कैश फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप एसेट फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात। इमाम मालिक का ये व्यू है, ओपिनियन है। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं, अच्छा इमाम मालिक ये जो कह रहे हैं तो इसके साथ ये भी फरमाते हैं कि अगर आप एसेट फॉर्म में दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसको इवेलुएट कर लें, उस वक्त मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख लें कि फ़लाँ इन्वेस्टर ने, फ़लाँ पार्टनर ने इतना जो है वो इन्वेस्टमेंट दे दी है, तो उस हिसाब से उसकी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद वो फरमाते हैं कि जो ये लिक्विडिटी है कैपिटल की, ये ज़रूरी है। आप एसेट फॉर्म में
कमोडिटी फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो उसके दो रीज़न्स देते हैं। एक तो ये कि एसेट फॉर्म में अगर आप करते हैं तो वो डिस्टिंग्विशेबल है कि आपने लेट से कोई मशीनरी दे दी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में बिज़नेस के अंदर, तो कल को अगर उस मशीनरी को नुकसान पहुंचता है, वो ख़राब हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, आग लग जाती है उसमें, तो फिर पार्टनर्स कह सकते हैं भैया तो आपकी मशीनरी थी, ये तो हमारी थी ही नहीं, मैंने तो पैसे ही दिए थे। दूसरा कहेगा मैंने तो लैंड दी थी। तीसरा कहेगा मैंने तो ये चीज़ दी थी, मशीनरी तो आपकी थी, तो ये आपका लॉस हो गया, ये सारा आप बेयर करेंगे। ये फिर बाद में इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड फॉर्म में करें तो कैश तो मिक्सअप हो जाता है, वो तो पता ही नहीं चलता किसके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हुए और किसके पैसों से कौन सा एसेट परचेज़ किया गया, फिर पता नहीं चलता। तो उसमें फिर ये लॉस सबके ऊपर आता है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसके एसेट को, किसकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुँचा। दूसरी बात ये कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल टू द पार्टनर्स, ट्रेसिंग बैक ईच पार्टनर शेयर बिकम्स डिफ़िकल्ट। दूसरा ये कहते हैं कि चूँकि ये डिस्टिंग्विशेबल तो हैं कि पता चल रहा है कि ये उसका एसेट है, ये उसका एसेट, तो इससे बाद में भी इशू बनता है। क्योंकि अगर मशीनरी है तो वो तो एक ख़ास टाइम के लिए यूज़फुल होगी, 10 साल 12 साल बाद तो वो फिर यूज़फुल नहीं रहेगी। फिर उसकी बजाय उसको सेल आउट करके स्क्रैप में फिर नई मशीनरी इंस्टॉल की जाएगी। तो फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तुम्हारी मशीनरी तो सेल आउट हो गई थी, तो अब जब ये बिज़नेस हम ख़त्म कर रहे हैं और सारे एसेट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, हर एक को दे रहे हैं अपना शेयर इन्वेस्टमेंट का, तो तुम्हारी मशीनरी तो चली गई है, ठीक है। या ये कहा जा सकता है कि तुमने जो प्लॉट दिया था वो तो हम सेल कर चुके हैं, हम तो अभी कहीं और मूव हो चुके हैं। या कोई और एसेट था तो वो सेल आउट हो गया, तो अब पता ही नहीं चल रहा कि ये किसका था, तो वहाँ भी इशू हो सकता है। तो बाकी पार्टनर्स कहेंगे तुम्हारा वाला तो वो चला गया, तो ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, बस इसको रख लो खुशी से, ठीक है। तो डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। इमाम शाफ़ी जो हैं वो फरमाते हैं कि दो किस्म की कमोडिटीज़ होती हैं, एक ज़वातुल अमसल और एक ज़वातुल क़ीमा। ज़वातुल अमसल वो हैं जो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएँ तो उनको एग्जैक्टली उसी टाइप, उसी नेचर की कमोडिटी के साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, राइस या ऐसी कोई और चीज़ें, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सोलर पैनल्स हो, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको आप एग्जैक्टली उसी चीज़ के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये ज़वातुल अमसल है। तो इमाम शाफ़ी कहते हैं कि इसकी इजाज़त है, ठीक है। आप लिक्विड फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमोडिटी फॉर्म में भी कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटीज़ अगर ज़वातुल अमसल टाइप कमोडिटीज़ हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, कॉम्पनसेट किया जा सकता है एग्जैक्टली उसी टाइप और उसी नेचर की कमोडिटीज़ के साथ, तो इसकी इजाज़त है। और ज़वातुल क़ीमा के जिनको एग्जैक्टली उसी टाइप की कमोडिटी के साथ फिर रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जैसे एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, तो उसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल से रिलेटेड इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि जो कैपिटल है उसको मिक्स करना ज़रूरी है और इस तरह से मिक्स किया जाए ताकि पता ना चले कि किसकी इन्वेस्टमेंट वो कहाँ यूज़ हुई और किसकी इन्वेस्टमेंट किधर गई, पता ही नहीं चले। इस तरह से आप उसको मिक्स करें। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं और इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल कि आप जो है इसको मिक्स ना करें तो भी ठीक है, वो उसको अलाउ करते हैं कि इसकी मिक्सिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप बिज़नेस जो है मुशारका, ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में आप जिस तरह भी कर लें तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो जिसने जो इन्वेस्टमेंट दी है वो सब की ओनरशिप बन जाती है, ठीक है। अच्छा, टेन्योर ऑफ मुशारका, मुशारका का टेन्योर कितना होना चाहिए या ये होना भी चाहिए कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना ज़रूरी है कि इस मुशारका बिज़नेस का टेन्योर, इसका टर्म इतना होगा। तो इसके लिए जो इमाम अबू हनीफ़ा और उसके लाइक माइंडेड स्कॉलर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप फ़िक्स कर सकते हैं, ठीक है, टेन्योर आप फ़िक्स कर सकते हैं, क्योंकि मुशारका एक कॉन्ट्रैक्ट बिज़नेस है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंडर ये फॉर्म होता है। तो इसमें आप बिल्कुल बाकी चीज़ों के साथ साथ इसको भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुशारका कितने टाइम के लिए हम कर रहे हैं। जो हम्बली स्कूल ऑफ थॉट है इमाम अहमद बिन हम्बल और लाइक माइंडेड स्कॉलर्स उनके, वो कहते हैं कि इसमें जो है टेन्योर वो फ़िक्स किया जा सकता है, क्योंकि ये एक एजेंसी एग्रीमेंट है मुशारका, इसमें हर एक दूसरे का एजेंट है और इसमें अगर एक जो है वो कहता है कि मुशारका में हम टेन्योर रख रहे हैं तो वो रख सकते हैं, क्योंकि एजेंसी एग्रीमेंट में आप टाइम मेंशन कर सकते हैं, फ़िक्स कर सकते हैं उसके लिए टाइम। इमाम मालिक और उनके लाइक माइंडेड स्कॉलर्स, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं कि मुशारका बिज़नेस जो है इसमें फ़िक्स टेन्योर नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो एक बिज़नेस है और बिज़नेस तो चलता रहता है। तो इसमें अगर आप टाइम फ़िक्स करेंगे तो फिर
क्या होगा कि जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो भले उसके बाद बिज़नेस कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन चूँकि टाइम पूरा हो गया तो अब आप बिज़नेस को ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि इतने टाइम के लिए बिज़नेस था। तो बिज़नेस को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम फिक्स ना करें, बस चलते जाएँ। टर्मिनेशन की अगर सूरत आ जाती है तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा। शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट जो है ये भी सपोर्ट करता है मालिकी स्कूल ऑफ थॉट को। इनके मुताबिक भी जो टेन्योर है वो फ़िक्स करना ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट में ना मेंशन करें कि इतने टाइम के लिए है। हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड है तो फिर आप उसमें कर सकते हैं, वो तो पता होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट के बाद वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो टेन्योर भी ख़त्म हो जाता है, मुशारका भी टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस वाज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने मुशारका को डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद इंशाल्लाह डिमिनिशिंग मुशारका को हम पढ़ेंगे और फिर आगे बाकी जो मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग है इस्लामिक बैंक्स में जो यूज़ होते हैं उनके ऊपर हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे।